नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की। नमस्कार, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम सबने सुना है ना? पर कभी सोचा है कि ये आखिर हैं क्या और इनसे हमें क्या फर्क पड़ता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। देखेंगे कि कैसे ये सूचियां, ये शेड्यूल्स हमारे संविधान और हमारे देश की पूरी कहानी बयां करती हैं। तो कहानी शुरू होती है इस नंबर से 8। जी हाँ, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। आप कह सकते हैं कि ये हमारे नए नए बने देश की नींव के पहले पत्थर थे। लेकिन आज की कहानी बिल्कुल अलग है। आज हमारे पास हैं 12 अनुसूचियां। तो सवाल ये उठता है कि ये 4 नई अनुसूचियां आईं कहाँ से, और सबसे जरूरी बात, इन्हें जोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी? असल में इनके पीछे की कहानी ही हमारे देश के बदलने और बढ़ने की कहानी है। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे बेसिक सवाल पर आते हैं। आखिर ये अनुसूचियां या शेड्यूल्स होती क्या हैं? देखिए, इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे किसी मोटी किताब के आखिर में एक अपेंडिक्स होता है ना, जिसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स, लिस्ट्स या टेबल दिए होते हैं। बस अनुसूचियां भी हमारे संविधान के लिए ठीक वही काम करती हैं। ये वो जगह है जहां वो सारी जरूरी जानकारी रखी जाती है जो बहुत डिटेल। अब इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि संविधान के जो मुख्य अनुच्छेद हैं, जो मेन आर्टिकल्स हैं, वो एकदम साफ सुथरे और टू द पॉइंट रहते हैं। मतलब अगर बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन की पूरी लिस्ट या फिर शपथ का पूरा फॉर्मेट आर्टिकल्स में ही डाल देते तो वो बहुत उलझ जाता। तो ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट्स को इन अनुसूचियों में डाल दिया गया। इससे संविधान को पढ़ना और समझना दोनों ही आसान हो जाता है। तो चलिए अब एक टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधा चलते हैं 1950 में। देखते हैं कि वो पहली 8 अनुसूचियां कौन सी थीं जिन्होंने हमारे संविधान की बुनियाद रखी। इन 8 अनुसूचियों पर नजर डालें तो एक बहुत ही साफ स्ट्रक्चर दिखता है। देखिए, पहली में देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट है। फिर दूसरी और तीसरी में बड़े अधिकारियों के वेतन और उनकी शपथ का पूरा ब्यौरा है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करती है। पांचवी और छठी जो है वो देश के कुछ खास इलाकों, मतलब अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करती हैं। और फिर आती हैं 7वीं और 8वीं, जिनमें शक्तियों के बंटवारे और हमारी आधिकारिक भाषाओं जैसे बड़े और अहम मुद्दे शामिल हैं। कितना सोचा समझा और व्यवस्थित है ना? और इन सब में से 7वीं अनुसूची तो अब कह सकते हैं कि भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की रीढ़ की हड्डी है। ये बिल्कुल साफ साफ बताती है कि किन मामलों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किन पर राज्य सरकारें, और कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। शक्तियों का क्या जबरदस्त संतुलन बनाया गया है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। भारत भी बदला, समाज बदला और देश के सामने नई नई चुनौतियां आने लगी। और इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे संविधान को भी बदलना पड़ा, उसे भी इवॉल्व होना पड़ा। और बस यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है 4 नई अनुसूचियों की। ये टाइमलाइन इन बदलावों की एक झलक देती है। देखिए कैसे अलग अलग दशकों में जरूरत के हिसाब से ये जुड़ती गई। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि हर नई अनुसूची के पीछे की कहानी क्या थी। हर नई अनुसूची अपने आप में एक बड़ी समस्या का समाधान थी। सबसे पहले 1951 में 9वीं अनुसूची लाई गई ताकि भूमि सुधार के जो जरूरी कानून थे उन्हें कानूनी पचड़ों से बचाया जा सके। फिर आया 1985 का दौर, जब 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि उस समय दल बदल की राजनीति, जिसे आया राम गया राम पॉलिटिक्स भी कहते थे, वो चरम पर थी। तो उसे रोकने के लिए ये कानून आया। और फिर 1992 में तो एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को जोड़कर पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक ताकत दी गई। मतलब लोकतंत्र को सीधा गांव और शहर के लेवल तक मजबूत किया गया। ये सब क्या दिखाता है? यही कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे एक बार लिख दिया और बस हो गया। नहीं, ये एक जिंदा दस्तावेज है, एक बढ़ते हुए पेड़ की तरह, जिसकी जड़ें तो मजबूती से अपनी जगह पर हैं, लेकिन जिसकी शाखें और पत्ते वो समय और ज़रूरतों के हिसाब से बढ़ते रहते हैं, फैलते रहते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं, द बिग पिक्चर। आखिर ये अनुसूचियां हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं? ये क्यों मायने रखती हैं?
देखिए, सीधी सी बात है। पहली चीज, ये अनुसूचियां संविधान के जटिल डिटेल्स को ऑर्गेनाइज करती हैं। दूसरी, ये राज्यों की सीमाओं से लेकर लोकल गवर्नेंस तक हर चीज को कवर करती हैं। और सबसे अहम बात, 8 से 12 तक का ये सफर इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो भारत के सामाजिक और राजनीतिक विकास के साथ साथ खुद भी विकसित हुआ है। तो अगली बार जब कोई इन अनुसूचियों की बात करे तो इन्हें सिर्फ एक बोरिंग लिस्ट मत समझिएगा। ये एक लिस्ट से कहीं ज्यादा हैं। ये हमारे देश के विकास और मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने की पूरी कहानी है। ये भारत की यात्रा का एक नक्शा है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, समाज बदल रहा है, क्या लगता है, क्या भविष्य में हमें और भी नई अनुसूचियों की जरूरत पड़ेगी? इस सवाल का जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।